बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय फर्नीचर वर्ल्ड। आखिरकार दिलदार नगर से 5 नवंबर के दिन गायब हुई गुड्डी पांडे को पुलिस ने ढूंढ निकाला। गुड्डी पांडे की खोज में आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस राजस्थान पहुंच गई और वहां पड़ताल करने के बाद जो सच्चाई सामने आई वो किसी के भी होश उड़ा देगा। दरअसल 5 नवंबर को गुड्डी पांडे दिलदार नगर से अपने 3 वर्ष के बेटे के साथ गायब हुई थी। गुड्डी पांडे के गायब होने के ठीक 2 दिन के बाद उसके बेटे को स्थानीय लोगों ने इलाके से ही बरामद किया, लेकिन गुड्डी पांडे का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार वालों ने आसनसोल दक्षिण थाने में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस ने 2-3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया था। उन पर गुड्डी पांडे को गायब करने का आरोप था। काफी पूछताछ और छानबीन के बाद गुड्डी पांडे के राजस्थान में होने का पता चला। इसके बाद गुड्डी पांडे का एक वीडियो राजस्थान के बाड़मेर पुलिस थाना द्वारा जारी किया गया, जिसमें गुड्डी पांडे ने जो सच्चाई बयां की है उसे जानने के लिए देखें ये वीडियो। कुमारी हूँ, मेरे पापा के नाम बम्बू पांडे है, मेरा उम्र 22 साल की है। मैं 5 नवंबर से घर से मैं निकली हूँ, जोधपुर आई हूँ। मैं आज शादी जोधपुर आके मैं शादी के ली हूँ, राम से मैं शादी की हूँ। आज 12 दिसंबर में पुलिस स्टेशन के सामने मैं बयान दे रही हूँ कि कभी मैं घर नहीं जाऊँगी। बहुत यहाँ पे बहुत खुश हूँ। गुड्डी पांडे ने अपनी मर्जी से राजस्थान के जोधपुर में शादी कर ली है। यहाँ आपको बता दें कि गुड्डी पांडे पहले से ही शादीशुदा थी। उसके पति का नाम सूरज पांडे है और गुड्डी पांडे की मां के अनुसार वो अभी मुंबई में है। गुड्डी पांडे की मां का कहना है कि उसने ये बयान किसी दबाव में दिया होगा। हाँ, उसको दबाव देवे को बुलाया है। हाँ, अब वो ऐसा नहीं बोलेगा लड़की, उसको दबाव पड़ रहा तब वो लड़की बोल रहा। एगो वंदना है, एगो जुमा है, उसको नाम झुमका के जुमा है वो है, और एगो गोलिया है और उसका पति है, और एगो मेरा गोतनी है पूजा पांडे। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं? वो अब झूठ बोल रहा कि शादी किया है, वो तो हम कैसे कर सकते हैं कि वो यहाँ वो शादी है, उसका एगो बच्चा है बजरंगी पांडे, उसका पति का नाम है सूरज पांडे। वो अभी रहता है बम्बे में, शादी किए हैं रोहिणी में। 5 तारीख को शनिवार को दिन को रात में 8 बजे घर से गायब हुआ। उसका हम माँ हैं। उधर पार्षद जीतू सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी सुन। उसका एक बहन जमुई से एक इंटरव्यू दिया कि मेरा बाप और भतीजा मिलकर लड़की को गैप कर बीच में गया शनिचरवार को, अगला शनिचरवार को कुछ बीजेपी का नेता वहाँ अपना दाल गलाने गए कि लड़की को टीएमसी वाले ने ये कर दिया वो कर दिया। हमने पुलिस को प्रेशर दिया, पुलिस को कहा कि आप राजस्थान जाइए, वहाँ आपको शायद लड़की मिल जाएगी। पुलिस वाले ने अपनी जी जान लगा दिया। जी जान लगाने के बाद में आज 12 बजे जो यहाँ से पुलिस की टीम गई थी, उन्होंने लड़की को ढूंढ निकाला है। वहाँ का लोकल थाना में लड़की ने बयान दिया है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैंने यहाँ शादी किया, उसका हस्बैंड भी था साथ में था, और उसके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस में लड़की का बाप और लड़की का भाई ने बात भी करवा दिया। वही भाई जो कि बीजेपी के कहने पर यहाँ कंप्लेन करने आया था। कहाँ कंप्लेन करने आया था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा वार्ड का बेटी हो या किसी के वार्ड का हो, बेटी बेटी होती है। बेटी मिल गई, बेटी सुरक्षित है। जो हम लोग को डर था कोई बेच दिया कर दिया। बर्नपुर भारती भवन स्थित बड़े पोस्ट ऑफिस और मार्केट के पोस्ट ऑफिस को सेल आईएसपी ने 1 दिसंबर को एक पत्र जारी कर कहा कि ये दोनों भवन जर्जर हो चुके हैं और 10 दिनों के अंदर इन दोनों भवनों को खाली कर दिया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि भवनों की स्थिति जर्जर होने के कारण इसकी लीज अब और नहीं बढ़ाई जा सकती है। दरअसल 1960 में सेल आईएसपी ने बड़े डाकघर और मार्केट पोस्ट ऑफिस के लिए अपनी बिल्डिंग और जमीन डाक विभाग को लीज पर दिया था, लेकिन बड़े पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग डाक विभाग ने स्वयं बनवाई थी। पर अब 1 दिसंबर को आईएसपी के द्वारा डाक विभाग को 10 दिनों का समय देते हुए जगह खाली करने का निर्देश जारी किया गया है। इस नोटिस के बाद कुछ लोगों ने 78 नंबर वार्ड के पार्षद अशोक रुद्र को एक ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद अशोक रुद्र ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि उन्होंने आईएसपी अधिकारियों से लिखित रूप में इन डाकघरों को बंद ना कर सीएसआर योजना के तहत मरम्मत करवाने का अनुरोध किया है। একটা মুখ্য ডাকঘর যেটা আমাদের বানপুর ভারতী ভবনের পাশে, আরেকটা মার্কেটে যেটাকে আমরা মার্কেট পোস্ট অফিস বলি। তো হঠাৎ করে ইসকো সেল আইএসপি কর্তৃপক্ষ এনাদিকে একটা 10 দিনের চরম সীমা দিয়ে
একটা নোটিশ পাঠায় যে এগুলো তো এই বড় মুখ্য পোস্ট অফিসটা হচ্ছে নিজে পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট নিজেই বিল্ডিংটা করেছে এবং ওটা ইসকোর কোয়ার্টারের মধ্যে আছে মার্কেটে, যেই দুটো তারা আর লিজ রিনিউ করবে না। এবার লিজ যদি রিনিউ করবে না এবং তাদেরকে ওখান থেকে সরে যেতে বলেছে তারা। তো এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমাদের বড় পোস্ট অফিসে প্রায় 1 লক্ষের মতো উপভোক্তা আছে এবং ছোট পোস্ট অফিসে প্রায় 1000-5 জনের মতো আছে এবং তার প্রায় 65% হচ্ছে সিনিয়র সিটিজেন। এবং আরও ভালো করে বলতে গেলে এর মধ্যে আবার কয়েক হাজার এমন আমাদের মানুষজনেরা আছেন যাদের বয়সের সীমা 80 বছর পার হয়েছে। তো আমরা ইসকোর কাছে আবেদন করব, আমি নিজে এই ওয়ার্ডের পৌরপিতা হিসেবে, যে ইসকো যে চিঠিটি পাঠিয়েছেন এটাকে তারা পুনর্বিবেচনা করুন। কারণ এত বয়স্ক মানুষ, তাদেরকে আমরাই দেখি ঘরের মানুষেরা অন্য লোকেরা ধরে ধারে কোনো রকমে পোস্ট অফিস অবধি নিয়ে যান। এরপরে যদি বন্ধ হয়ে যায়, আপনারা দেখছেন আমাদের সাথে আমাদের এজেন্ট বন্ধুরাও আছেন, আমাদের 8 জন এজেন্ট আছে ছোট পোস্ট অফিসে, 40 জনের মতো আছে বড় পোস্ট অফিসে। এর আগেও একটা সমস্যা হয়েছিল, তখন ইসকো এই বড় পোস্ট অফিস যেটা আমাদের মুখ্য ডাকঘর সেটাকে অন্য একটা জায়গায় ওই আমাদের বিসি গ্রাউন্ডের ওখানে আপনারা জানেন স্থানান্তরিত করেছিল। আমরা বলবো হয় ইসকো তাদের যে ইএসআর প্রকল্প আছে বা অন্য কোনো প্রকল্পের মাধ্যমে এই বাজারের পোস্ট অফিসটাকে রিনোভেট করুক, বা একদম কাছে যদি সেটা না করেন কাছে কোথাও তাদেরকে একটা জায়গা দিক, একটা যে কোনো ইসকো জায়গা দিক যাতে ওখানকার মানুষজন ওই কাছে পিঠেই যেতে পারেন। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। शहीद दिवस के अवसर पर काकसा के वासुदेवपुर में सोमवार की दोपहर जनसभा का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि 1998 में सीपीआईएम भीड़ के हमले में 4 तृणमूल कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। उनके स्मृति में शहीद दिवस के पालन के लिए वासुदेवपुर में जनसभा का आयोजन किया गया। मौके पर युवा तृणमूल नेता सायोनी घोष सहित राज्य मंत्री प्रदीप मजुमदार, पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती भी मौजूद थे। इस मौके पर सायोनी घोष ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। ডায়লগ তো মারতেই পারে, আমিও তো অভিনয় করতাম, অনেক ডায়লগ মারতাম, সেগুলো সিনেমাতেই ভালো লাগে, রাজনীতির ময়দানে ভালো লাগে না। আর দেখুন ওনারা আলাদা আর কী বা করে নেবেন, মানুষ কোনো কিছুতেই আর আশ্চর্যচকিত নয়। ভাওতাগুলো যেরকম দিয়েছেন এখন আবার হাওয়ায় একটুখানি গরম রাখার চেষ্টা করছেন, পঞ্চায়েত আসছে, যারা যারা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে, যারা যারা গলিতে গলিতে ব্লকে ব্লকে বুথে বুথে যাচ্ছে, বিজেপির একটা ঝান্ডা অবধি চোখে পড়ছে না। এবং সেটা আমাদেরকে গুন্ডামি করে করতে হয় না, ওটা ওদের কালচার। সিপিএম এর আগের ছিল, এখন বিজেপির আছে। শহীদ দিবসের দিন পঞ্চায়েত, দেখুন এটা তো খুব সত্যি কথা, এটা তো সারা বছর আমার মনে হয় একটা দলে এই কথোপকথনগুলো থাকা উচিত, যাতে যারা মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা মনোনীত হয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন, তারা যদি নিজেদের কাজটুকু ঠিক করে করে, তাহলে মমতা দি অব্দি ব্যাপারটা তো যায় না। একজন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে একটা গ্রামের ছোট্ট রাস্তা হয়েছে কিনা দেখা আসা সম্ভব নয়। সেই জন্য প্রত্যেকের কাজ যাতে প্রত্যেকে মন দিয়ে করে, এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে যার নাম এবং যার কাজ মানুষের মুখে মুখে ঘুরবে, আগামী দিনে সেই সুযোগ পাবে, তাছাড়া আর কেউ পাবে। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव वर्ष 2023 के मार्च महीने में होने की संभावना जताई जा रही है और इसके लिए तृणमूल कांग्रेस महत्वपूर्ण तैयारियां भी कर रही है। वोटर्स को रिझाने के लिए अलग अलग तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। चुनावों के मद्देनजर टीएमसी ने अपने सभी नेताओं से व्यापक ऑन ग्राउंड दौरा करने को कहा है। संभावना जताई जा रही है कि इसी सिलसिले में आसनसोल के सांसद तथा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा सोमवार को रानीगंज की एसोसिएशन ऑफ रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पश्चिम बर्धमान जिला समिति की 6ठी वार्षिक आम बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। अपने भाषण में उन्होंने कुछ ऐसे बिंदुओं को उठाया जिसमें उन्होंने कोरोना काल के समय उस वक्त की परिस्थितियों के संबंध में दावा किया कि उस वक्त कई ऐसे मामलों में डॉक्टरों को अमानवीय रूप में देखा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उस समय कई डॉक्टरों ने गिन्नी सुअरों की तरह लोगों का इलाज किया, लोगों पर तरह तरह के प्रयोग किए गए और उस दौरान रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के सदस्यों ने गांव-गांव में लोगों की बेहतरीन तरीके से सेवा की है, जो बहुत ही सराहनीय है। इस दिन संगठन की ओर से ग्रामीण डॉक्टरों के प्रशिक्षण और कानूनी मान्यता की मांग की गई।
इस संदर्भ में सांसद ने अपने भाषण में कहा कि वह हमेशा उनके साथ है। बहरहाल मामला स्वास्थ्य विभाग, केंद्र और राज्य सरकारों का है। ऐसे में वे अन्य सांसद सदस्यों द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम का समर्थन करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में रानीगंज शहर के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व वार्ड पार्षद रूपेश यादव, डॉक्टर प्रवीण यादव, डॉक्टर दिनेश अग्रवाल आदि मौजूद थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के गलसी थाना पुलिस ने बीती शाम पुरशा इलाके से बमों का एक बड़ा खेप बरामद किया। बताया जा रहा है कि गत शाम एक धान की खेत में मशीन से काम किया जा रहा था। उसी समय वहां 5 प्लास्टिक की जार में छिपा कर रखे हुए बम बरामद किए गए। कुल 35 बम बरामद किए गए। इसकी सूचना गलसी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने इन बमों को बरामद किया और सभी बमों को सीआईडी के बम निरोधक दस्ते की मदद से खुले मैदान में नष्ट कर दिया गया। टेंगरा डीसीडी रोड स्थित एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में सुबह करीब 11:30 पर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए 10 अग्निशामक इंजन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आसनसोल के बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में 22 दिसंबर को उद्योगों और व्यवसाय को बढ़ावा देने तथा व्यापारियों की समस्याओं का निवारण करने के लिए राज्य सरकार की ओर से सिनर्जी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने एडीडीएस सभागार में एक बैठक की, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सिनर्जी में किस तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे और अतिथियों के तौर पर किन्हें आमंत्रित किया जाएगा, इस विषय पर चर्चा की गई। इसके अलावा कार्यक्रम के संबंध में व्यापारियों से भी विचार विमर्श किया गया। 22 तारीख को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो हर साल सिनर्जी होती है, पिछले बार दुर्गापुर में हुआ था। हम लोगों ने डिमांड रखा था कि इसको एक बार आसनसोल में किया जाए, तो इस बार 22 दिसंबर को रविंद्र भवन में सिनर्जी होने वाली है, जिसमें सारे विभाग के अधिकारी उस दिन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और हर विषय पे उस दिन चर्चा होगी। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी व्यवसायी को जो प्रॉब्लम होता है, वो अपना पक्ष वहाँ पर रखेंगे। सरकार के जो आला अधिकारी रहेंगे उसका वहाँ पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सरकार की जो नई नई स्कीम है उसके विषय में बताया जाएगा और बाहर में हर डिपार्टमेंट का स्टॉल लगेगा। हर कोई अपने जो भी अभियोग है वहाँ पर दायर करेंगे। उस पर जल्द सुनवाई जो हर साल होती है सिनर्जी के माध्यम से, उसी के लिए आज यहाँ पर डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी। सिनर्जी को सक्सेस, क्योंकि आसनसोल में हो रहा है तो आसनसोल से में जुड़े जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनका जिम्मेवारी हो जाता है कि सिनर्जी में ठीक से लाभ उठाया जाए। तो उसी में आज एजेंडा में, जैसे आज मीटिंग में हम लोग का सुझाव के बाद तीनों इंडस्ट्री को जोड़ा गया है, जैसे सेल है, ईसीएल है और सीएलडब्ल्यू है। उसको उन लोग का प्रेजेंटेशन रहेगा कि लोग लोकल व्यवसायियों से क्या चीज़ ले सकते हैं, क्या चीज़ उनको दरकार है, जिससे कि लोकल व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिले, उसके बारे में वो लोग बताएंगे। तो इसी से फ़ायदा जो होगा सभी को होगा। देखा जा रहा है कि रेल प्रशासन में कुछ अधिकारी बीजेपी की दलाली करते हैं, लेकिन रेल प्रशासन को सिर्फ एक ही काम है, आरपीएफ का, सिर्फ हॉकर को पकड़ो, उसको छोटे मामले में फंसाओ और उनको जो है दिन भर लॉकअप पे रखो। रेलवे प्रशासन एवं आरपीएफ द्वारा स्टेशन और ट्रेन्स में रोजगार कर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाले हॉकर्स पर लगातार
अत्याचार किया जा रहा है। यह आरोप लगाया है आईएनटीटीयूसी के नेता राजू अहलूवालिया ने। सोमवार को आईएनटीटीयूसी के बैनर तले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने डीआरएम कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया और हॉकर्स का समर्थन करते हुए रेलवे प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बीजेपी दलाल प्रशासन दूर हटो, প্রশাসন দূর হটো। কেউ যদি চিন্তা করে যে আমরা এখান থেকে গরিব হকারকে সরিয়ে দেবো, তো আমাদের মা মাটি মানুষের নেত্রী, আমাদের শ্রমিক নেতা মলয় ঘটক, আমাদের মজদুর নেতা অভিজিৎ ঘটক আমাদের সঙ্গে আছে, আমাদের হকার ভাইদের সঙ্গে আছে। আমরা কিন্তু দেখিয়ে দেবো যে আমাদের একটা শ্রমিক, একটা গরিব হকার উপর যদি কেউ উচ্ছেদ করার চেষ্টা করবে, আমরা কিন্তু এই রেল এরিয়াতে আমরা কাউ কিন্তু রেল এরিয়াতে ঢুকতে দেবো না। আমরা কিন্তু রাস্তায় বসে যাব, যখন মতো সমাধান হবে না আমরা উঠবো না। আর বিজেপির যারা দালালি করছে 24 চলে আসছে, চিন্তা করুন না, নিশ্চয় একদম জঙ্গি আন্দোলন হবে। কেন যখন গরিব লোকের উপর হামলা হবে আমরা আন্দোলন করব। হকারি করার অনুমতি আছে কি? নিশ্চয়। আরে আপনি তো এই কথাটা বলছেন, আমার খুব খারাপ লাগছে শুনতে। আপনি ছোটোবেলা থেকে আপনি দেখেছেন ট্রেনে যখন আপনি এখান থেকে হাওড়া যান, বর্ধমান যান, প্রত্যেক ট্রেনের দেখবেন হকার আছে যে আপনাকে চা কম পয়সায়, চা বিস্কুট সিঙ্গাড়া ইত্যাদি খাওয়ার জিনিস আপনাকে বিক্রি করে। তো আপনি জানেন না হকার আছে, আজ থেকে নেই, আমার মা বাবা দাদা আমল থেকে কিন্তু হকারি চলে আসছে, মানে অনেক বছর থেকে চলে আসছে। আপনি যদি আজকে কথাটা বলেন আমার খুব খারাপ লাগছে। হঠাৎ এরকম কেন হলো? রেল বিজেপির যে নরেন্দ্র মোদী যে চক্রান্ত আছে, নরেন্দ্র মোদী পুরো দেশকে বিক্রি করতে চাইছে, রেলকে বিক্রি করতে চাইছে।